नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। दोस्तों, कल रात को मैंने आपको बताया था कि नगर निगम करनाल द्वारा जो हरियाणा सरकार द्वारा जो प्रॉपर्टी संबंधित एक पोर्टल जिसका है एनडीसी बोलते हैं जिसको, उसको जो हैक करने का मामला था, उसके अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसकी मैंने एक्सक्लूसिव अब तक टाइम्स पर पूरे मीडिया जगत में सबसे पहली खबर दिखाई थी कि नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह के साथ, और जिसमें गगनदीप सिंह ने खुलासा किया था कि लगभग इस मामले के अंदर जो सरकारी वेबसाइट हैक की गई है उस मामले के अंदर लगभग 650 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और हमने आपको कहा था कि हम जो ये एफआईआर दर्ज कराई है इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, और आज हम इस खबर को लेकर जो हमने खबर दिखाई थी आज उसी खबर का ही हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा मामला जो है वो एफआईआर का है। जो नगर निगम ने जो इस पोर्टल को हैकर्स है करने वाले और जिन लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टीज खरीद फिरोत की, इस मामले के अंदर बड़ा साफ गगनदीप सिंह ने कहा था कि 650 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि खबर की पकड़ जो है वो केवल मात्र हम लोग कर रहे हैं, और आपको बताना चाहता हूं कि एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है सिविल लाइन थाने के अंदर नगर निगम की ईओ निशा शर्मा द्वारा, और जिनका कहना था कि उनके मोबाइल्स के ऊपर इस पोर्टल को लेकर जो ओटीपी आता था वो रात को 2:30 बजे तक उनके पास मैसेज आते रहे, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि कहीं ना कहीं जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, इसका मतलब होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिस पर नगर निगम को कोई एतराज़ नहीं है कि जिस प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई किया गया उस पर किसी भी तरह का कोई लोचा है, लेनदारी है, कोई बकाया है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे मामले की जो ये एफआईआर दर्ज हुई है इसका हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, और हमारे साथ करनाल बार से जो सीनियर अधिवक्ता हैं, क्रिमिनल अधिवक्ता हैं अमृत बिसियर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये एफआईआर दर्ज हुई है दोस्तों, ये एफआईआर नंबर है 0073, और इसको नगर निगम की ईओ निशा शर्मा द्वारा कराया गया। और इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात है कि इसके अंदर आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जैसे कि 65 है, 65C है और 65E है। और इसके अलावा आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता की धारा है उसमें 120 भी लगाई गई है। जब बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं किसी अपराध में तब 120 लग जाती है, और उसके बाद 420 लगाई गई है, धोखाधड़ी हुई है, जो वेबसाइट को हैक किया गया है, और उसके अलावा एक 467 लगाई गई है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की जो धाराएं होती हैं वो भी लगाई गई हैं। और इस एफआईआर के अंदर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बड़ा क्लियर ये मुकदमा अननोन के खिलाफ दर्ज हुआ है। और जिस तरह से नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह ने हमें बताया था कि ये मुकदमा जो है कम से कम 650 लोगों के खिलाफ दर्ज है, और एफआईआर जो बोलती है वो एफआईआर ये बोलती है, हमने उस समय इस प्रश्न को नहीं उठाया था, हमें जानकारी थी, लेकिन एक सरकारी अधिकारी की जो बात चल रही है वो दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी थी, वो हमने आपको पूरी खबर दिखाई है। और इसके अंदर एक मामला जो उठ के आ रहा था, असेंशनल कुछ लोगों के नाम जिस तरह से बताए जा रहे थे, पूरा का पूरा जो एफआईआर है वो पूरी की पूरी एफआईआर का पोस्टमार्टम करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं अमृत बिसियर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस खबर को आप साथ के साथ लाइक शेयर कर देना, और इस खबर का पेंडा हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इस कांड के जो आरोपी हैं, असली आरोपी हैं, वो अंदर नहीं चले जाते। दोस्तों, इस मामले में एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे पास जानकारी आई है जिन लोगों ने हैकर किया है वो कुरुक्षेत्र और थानेसर के आसपास के हैकर्स हैं। और इसमें एक जो मैसेज वायरल हुआ है करनाल का भी कोई युवक बताया जा रहा है। हम बात करेंगे अमृत बिसियर जी के साथ, उनके साथ जो ये एफआईआर है उसके बारे में हम बात करेंगे। अमृत जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अब तक टाइम्स का। अब तक टाइम की विशेषता ये है कि वो बड़े सेंसिटिव और दबे हुए मुद्दों को उठा करके आम जन तक उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए अब तक टाइम्स का बहुत बहुत आभार। अमृत जी, आपके संज्ञान में मामला है कि हरियाणा सरकार ने एक
प्रॉपर्टी को लेकर आईडी बनाई जाती है जो लोग अप्लाई करते हैं पोर्टल के ऊपर, जिसका है एनडीसी, जिसको हम हिंदी में अगर शुद्ध भाषा में बात करें अनापत्ति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो ये एक मामला था कि इस पोर्टल को हैक कर लिया भी, जो नगर निगम किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने से पहले उसका बकाया क्या वो वैध कॉलोनी में है या अवैध कॉलोनी में है, वो एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करता है। इस मामले की वेबसाइट जो है, पोर्टल है जो हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया जाता है, वो हैक हो जाता है और रात को 2:30 बजे नगर निगम की ईओ निशा शर्मा को इनकी जानकारी मिलती है, जिसके बाद वो नगर निगम कमिश्नर को इसकी सूचना देते हैं। फिर इस मामले की जांच ज्वाइंट कमिश्नर को सौंप दी जाती है। फिर एक बहुत बड़ा खुलासा आता है कि हैकर्स ने इस वेबसाइट को हैक कर लिया है। आपको क्या लगता है इस एफआईआर के आधार पे आप क्या बताना चाहेंगे कि एफआईआर की जो नेग्लिजेंसीज हैं इसके अंदर जिस तरह के मामले डाले गए, आपको क्या लगता है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो सबसे पहले ये एफआईआर देख करके हंसी आती है और एक हमारी फिल्मी दुनिया का बहुत प्रचलित गाना था कि लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे। और ठीक नगर निगम की जो मुद्दई इस केस में बनी है निशा शर्मा जी, उन्होंने कहीं ना कहीं नगर निगम की चुनरी पर लगे हुए दाग को छिपाने के लिए एक ही अननोन के नाम से पर्चा दर्ज कराया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कैम के अंदर अर्जनविस, क्लर्क, नगर निगम के अधिकारी जो आम जन को परेशान करके उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र करने में एक नाजायज़ तौर पर परेशान भी करते हैं, और तहसीलदार साहब पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद पेंसिल से लिखते हैं कि इसको जारी किया जाए। ये सारा का सारा जो प्रकांड है, ये कांड है, ये हर एक अफसर की निगरानी में और उनके संरक्षण में हुआ है। मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले इन अधिकारियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें बड़े सातिर दिमाग से नगर निगम ने अपनी लायबिलिटी को दूसरों पर थोपने के लिए एक कंप्लेनेंट का रोल अदा किया है। और वास्तव में तो प्रेम अफसाई ये नगर निगम जो मुद्दई है या इससे संबंधित जो भी अधिकारी है उसके खिलाफ ये पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इसमें इन अधिकारियों का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है आमजन का, नुकसान हुआ है सरकार का, और सरकार का नुकसान सरकार के कर्मचारियों द्वारा भरपाई की जाती है। इसीलिए इसमें मेरा सबसे पहले पुलिस को भी कहना और जांच एजेंसी को भी कहना ये पड़ता है कि वो जिन मुद्दइयों ने या जिन अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कदम उठाया है, वास्तव में इसके प्रथम आरोपी वो हैं। जब उनको पकड़ में लेकर जांच आएगी तो कई खुलासे होंगे, क्योंकि करनाल में रजिस्ट्री घोटाला ये पहला बात नहीं। करनाल की रजिस्ट्री घोटाले से ही पूरे हरियाणा की रजिस्ट्रियां बंद हुई थी, जिसके लिए आम जन आज तक दुखी है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी अंदेशा है कि अफसरों ने और अधिकारियों ने उस पुराने जो एक मियाद दरमियान एक लंबा समय जो रजिस्ट्री नहीं हुई, उसके अपने नाजायज़ फायदे की भरपाई करने के लिए सारा मामला मिलजुल कर कहीं ना कहीं हैक कराया है। और इसको हैक तो अब कहा जा रहा है जब ये जानकारी मिली है। वास्तव में ये हैक नहीं है, ये मिली भगत है। जी अमृत जी, जिस तरह से इसमें मुझे कहीं नहीं दिखा एक्यूज के अंदर कि 650 लोगों को एक्यूज बनाया गया, कहीं भी एफआईआर के अंदर नहीं है। सेशनल्स में क्या है पूरी एफआईआर, एक बार आप बताएं कि क्योंकि ज्वाइंट कमिश्नर ने मुझे कहा, आपको क्या लगता है? ये सुखीजा जी, मैंने ये एफआईआर 3 बार पढ़ ली है और इसमें प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया कि 154 प्रॉपर्टी के लिए एनडीसी हुआ है, जिसमें से 152 इलीगल प्रॉपर्टी है। देखिए, ये विशेषकर उन आदमियों के नाम जानबूझकर नहीं ले रहे कि जिनकी 152 इलीगल प्रॉपर्टी बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उनसे इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेकर के ये रजिस्ट्रियां की हैं। यदि वो उनका नाम लेंगे तो वो जुबान खोल देंगे, और जुबान खोलने से कई अधिकारी, कई अर्जनविस, कई संबंधित क्लर्क और कई षड्यंत्र में जो अहम सहभागिता कर रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, जिससे सरकार का एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा। और बड़े दुख की बात तो ये है कि सीएम सिटी में ऐसी एक लापरवाही से ये कहना कि हैक हो गया सिस्टम और 2:30 बजे पता लगा, तो मेरा ये मानना भी है और मैं दावे के साथ कहना भी चाहता हूँ कि 2:30 बजे से पहले अधिकारियों ने इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ उन नाजायज प्रॉपर्टियों की इलीगल ग्रेटिफिकेशन को स्वीकार करने में व्यस्त थे। तो जिस तरह से अमृत जी इसके अंदर जो ये धाराएं लगा दी गई, आईटी सेल की लगा दी गई हैं, आईपीसी लगा दी गई हैं, और हरियाणा कॉरपोरेशंस
की भी लगा दी गई हैं, जो ये है हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो होता है उसकी भी लगा दी है, लेकिन इसके अंदर आरोपी अननोन दिखाया गया है। तो और इसके अलावा जो इन्होंने असेंशलस ये दिखाया, इसके अंदर डिटेल्स जो दिखाई है दोस्तों, ये डिटेल्स मैं भी आपको दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरह से ये जो FIR है, तो ये FIR जो पूरी की पूरी है, आपको क्या लगता है अमरीश जी, आप क्या इस पर क्या मैंने तो आप किस नजरिए से आप देखते हैं? मैं इसमें एक सेक्शन देख रहा हूँ 420 जी 120B जी जी और 420 467। देखिए ये धाराएं ये दर्शाती हैं कि मुजरिमों का मुद्दई को पता है, लेकिन वो जानबूझकर उनका नाम नहीं लेना चाहती, जब उनको ये भी पता है कि 420 हो चुकी है। खाली यदि ये सिस्टम हैक होता एक अलग बात थी, लेकिन अधिकारियों के संज्ञान में पहले से ही है कि हाँ विद द मैलिशियस इंटेंशन 420 हो रही है और अपने आप से कोई रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, तो क्या तैयार रिकॉर्ड करने वालों को उन्होंने गिरफ्त में नहीं लेना चाहिए? जब वो आदमी जिन्होंने रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ बनाई हैं, जिन्होंने इनको रजिस्टर किया है, जब उनको जांच एजेंसी में जांच के द्वारा एक जांच से गुजरना पड़ेगा, तो अपने आप ये बता देंगे कि ये किसने बनाया और कौन करने वाला था। यदि 467 और 420 की बात की जाए तो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी ही हैं। हैकर ने तो वहां से बैठकर हैक किया, उसने लिखा पढ़ी नहीं की, उसने कोई अल्ट्रेशन नहीं की, उसके ऊपर सिर्फ आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की धाराएं लगा सकते हैं। लेकिन 420 467 और जो म्युनिसिपल एक्ट की इन्होंने धाराएं लगाई हैं, ये तो इन्हीं अधिकारियों पे लगनी चाहिए, इन कर्मचारियों पे लगनी चाहिए, अर्जन विश पे लगनी चाहिए जिन्होंने ये रजिस्ट्री टाइप की हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ उन्होंने अपने आप को सफाई दिखाने के लिए, साफ दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल ना बेकसूर हैं, ये एक झूठी FIR दर्ज कराई है। इसमें जब प्रॉपर्टी में जिक्र भी आया कि 154 और 152 प्रॉपर्टी इलीगल है, तो इलीगल प्रॉपर्टी का डाटा तो उनके पास है, उन्होंने बाई नेम पर्चा दर्ज कराना चाहिए। और बाई नेम पर्चा दर्ज कराने का कारण मैंने पहले भी बताया कि यदि उन आदमियों के नाम उजागर करेंगे तो वो मुंह खोल देंगे, और मुंह खोलने पर एक इतना बड़ा स्कैम का पर्दाफाश होगा सुखीजा जी कि आप कवर करते लंबा टाइम लग जाएगा। ये CM सिटी के अंदर बहुत लंबे टाइम से एक भू माफिया की तरह अधिकारियों और सरकार की संरक्षण में बहुत बड़ा घोटाला है, जो एक जांच का गहन जांच का विषय है। तो अमरीश जी, हमने बात की थी ज्वाइंट कमिश्नर से, हमने उनसे पूछा था कि जो आप 650 लोगों के नाम बता रहे हैं वो कैसे पता लगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारे पास IP एड्रेस आए हैं इनके, और कुछ OTPs हैं इनके पास, और कुछ मोबाइल्स नंबर भी हैं। तो जो ये लोग क्लियर आ चुका है, अभी सामने तो आ चुके हैं। जब पुलिस को एक कंप्लेंट दी जाती है तो उसमें जो लोग, एक बात और थी इसके अंदर, इसी के अलावा जो इसके अलावा एक बात और ये भी आ रही थी कि जिन लोगों ने खरीद और फरोख्त की है, प्रॉपर्टी खरीदी है, बेची है, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। ये आखिरकार मामला आपको लगता क्या है कि ये स्कैम है क्या? देखिए स्कैम तो बड़ा साफ है, आपके डॉक्यूमेंट से भी और आपकी बातों से भी, और जो आपने जांच बताई कि ज्वाइंट कमिश्नर ने ये कहा है कि हमारे पास इतने आदमियों के एड्रेस आ चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का, सरकार का, या सरकार में संलिप्त किसी ऐसे व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति का असर है कि जो इस कार्यवाही को अमल में लाने से कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। देखिए यदि एक इससे थोड़ा सा हटकर आप पूर्ववर्ती दिनों में जाओगे तो यहाँ के एक तहसीलदार के खिलाफ एक बहुत संगीन मामला 376 का दर्ज हुआ, और यदि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज हो जाए, भले वो पहले तो सस्पेंड होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन कमाल की बात है कि करनाल की CM सिटी में वही संबंधित अधिकारी उसी कुर्सी पर आसीन होकर जनता को बेखौफ ये कह करके एक पोर्टल हैक हो गया, आज भी उसी बेखौफ तरीके से चल रहे हैं, उस वक्त भी बेखौफ तरीके से थे, जिनके ऊपर इतनी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी सरकार ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी के खिलाफ जरा भी ध्यान नहीं देती। तो इसमें मुझे ये शंका भी नहीं, सच्चाई भी बात लगती है कि सरकार की शरण में ये सारी की सारी गलतियां, लापरवाही जनता को परेशान करने के लिए की जा रही हैं। अमरीश जी, मैं आपको इस मामले में एक बार ये क्लियर कर दूं कि जो ये NDC पोर्टल है, जो ये NOC जारी नगर निगम करता है, ना कि तहसील करती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये NOC जब वहां से जारी हो जाती है तो उसके बाद ये रजिस्ट्रियां होती हैं। ये आखिरकार जो ये सिस्टम है, ये लगता क्या है आपको? आप खुद कानून के जानकार हैं, क्या कहना चाहोगे? सुखीजा जी, जो सरकार की वेबसाइट होती है उसके ऊपर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है, और उसमें हैक होने के 0% भी चांस नहीं होते। हैक कौन करता है? घर का बेदी लंका डाय,
जो उस विभाग के अंदर कोई भी ऐसा अधिकारी जो किसी बड़े अधिकारी की शय पर नाजायज तरीके का लाभ अपने निजी हित के लिए और अपने संबंधित अधिकारी के हित के लिए उठाना चाहता है, वो ही आदमी इस काम को कर सकता है। वरना तो सरकार की यदि वेबसाइट हैक होने लगी तो कोई भी आईएएस भर्ती हो जाएगा, कोई एचसीएस भर्ती हो जाएगा, कोई कैसे एग्जाम दे देगा। ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। और सरकार का जो नियंत्रण में चीज है उसको आम आदमी हैक करे और सरकार इतना अरसा, मतलब ये आप एफआईआर मुझे 14 तारीख की दिखा रहे हैं और अब इससे घटना तो ये पहले भी घटी थी, यदि उसको भी लगाया जाए तो 48 घंटे गुजर चुके हैं। 48 घंटे में यदि ये सरकार वेबसाइट और साइबर क्राइम के उस अपराधी को नहीं पकड़ सकती तो मैं ये कहूंगा कि सरकार के नाम पर केवल एक ढिंढोरा है, तंत्र के नाम पर केवल एक ढिंढोरा है। यहाँ पर घोर लापरवाही है। चोर खुले घूम रहे हैं और जो मालिक हैं वो आराम से सो रहे हैं, क्योंकि उनको 5 साल के लिए जनता ने चुनकर भेज दिया है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। और विशेषकर दुख की बात तो यह है कि सीएम सिटी में यदि ऐसा क्राइम होता है और उसमें मुजरिम ना पकड़े जाएं तो इसमें जांच एजेंसी के ऊपर से आम आदमी का तो विश्वास उठेगा। मैं वकील होने के नाते मुझे भी ये शंका नजर आ रही है कि कहीं इसमें कोई अच्छा काम होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक लिपापोती का कारण है। अमरीश जी, हमने इस मामले में जब ज्वाइंट कमिश्नर से लाइव बातचीत की, उसके अंदर मैंने उनसे पूछा कि गगनदीप जी, जो एनओसी आप लोग जारी करते हैं, नगर निगम जारी करता है, तो उससे जो ये 200 से 250 के करीब रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं और जिसके ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स निगम के पास आना चाहिए था, फायर टैक्स आना चाहिए था, डेवलपमेंट चार्ज आने चाहिए थे, पानी के कनेक्शन को लेके पैसा आना चाहिए था, सीवरेज के कनेक्शन को लेके पैसा आना चाहिए था। तो मेरा प्रश्न था उनके साथ कि रिवेन्यू का सरकार को लॉस हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कि इसमें रिवेन्यू को कितना बड़ा लॉस है? सुखीजा जी, मैं आपको ये एफआईआर है, आप देखना चाहेंगे जी, दिखाना प्लीज। इस एफआईआर के अंदर पहले एफआईआर नंबर है, दूसरा ये जो कॉलम है ये सीरियल नंबर है जो एक्ट के अधिनियम जो इसमें धाराएं लगेंगी, तीसरा है अक्रंस ऑफ ऑफेंस, अपराध की घटना कब हुई है। देखिए इसमें लिखा हुआ है अपराध की घटना 21/11/2020 से और 31/1/2021 तक की लिखी है, जबकि एफआईआर 14 फरवरी 2021 को दर्ज होती है। यदि एफआईआर के कॉलम को भी आप देखें तो ये 2020 नवंबर से अपराध चला हुआ था। और इस अपराध का कोई ये नहीं है कि एक दिन में हैक हुआ है, या निशा शर्मा जी ये कह दे कि मुझे 2:30 बजे पता लगा। एफआईआर के कॉलम नंबर 3 को आप पढ़ें, इसमें लिखा है कि इंटरवीनिंग डेज के अपराध कब से होना शुरू हुआ। तो अपराध की घटना लिखी है 21/11/2020 से 31/1/2021 तक। तो ये बहुत लंबा समय है, इसमें पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। और ये तो जब अति हो गई ना, तब निशा शर्मा जी ने मेरे ख्याल से ये कहने की गुजारिश की कि मेरे पास ही ओटीपी आया। ओटीपी तो 21 नवंबर से आ रहे थे और वो 31/1 तक के तो खुद मानते हैं कि ऐसा जुर्म हुआ है। लेकिन ये जो 14 फरवरी का एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे नहीं पता कि उसने ये कब सूचना की है, क्योंकि सूचना में उन्होंने लिखा है कि कोई देरी का कारण नहीं है। यदि देरी का कारण नहीं है तो 21 नवंबर 2020 से लेकर के, और जो इसमें प्रिंट कराया कि 31 जनवरी 2021 तक, ये 1 महीने 2-3 महीने का जो इंटरवीनिंग पीरियड है, इसमें क्या प्रशासन को कोई नहीं पता था कि हमारा कहाँ नुकसान हो रहा है। और यदि उस वक्त तक की प्रॉपर्टियों का जायजा लिया जाए तो ये 650 नहीं, मुझे लगता है कि 650 से कई गुना फालतू होंगी। और इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम आएगा। एफआईआर के कॉलम नंबर 3 में लिखा है कि इंफॉर्मेशन रिसीव टू पुलिस स्टेशन 13 फरवरी को भेजते हैं और ये भेजते हैं 23:50 पर। और मैं आप कह रहे हैं कि 2:30 बजे। जब उनको पता ही लग गया 11:50 पर, तो ये जो आप मुझे बातें बता रहे हैं, मुझे नहीं आपकी बातों पर यकीन होता कि जो आपको सूचना दी गई है निशा शर्मा जी द्वारा वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि निशा शर्मा जी ने ये कह दिया कि 13 फरवरी 2021 को 11:50 पर तो उन्होंने थाने में सूचना दे दी और आप मुझे बता रहे हैं कि 2:30 बजे उनके उस पर ओटीपी आया। तो ये सारे का सारा शंका के दायरे में बातें हैं। कहीं ना कहीं इसमें ये पूरा विभाग संलिप्त है। और यही नहीं कि कारगुजारिस्तानी है जो सरकार को बहुत बड़ा चूना लगा रहे हैं निजी स्वार्थ और निजी हित के लिए। जी, अति और सती तक ये बात पहुंच चुकी है। और जिस तरह से एफआईआर, हमने कहा था कि हम एफआईआर का पोस्टमार्टम कर देंगे, तो अमृत जी जो आपको ये एफआईआर लग रही है, तो इसमें जिस तरह की दलीलें दी गई हैं और जो
ऑथेंटिक जानकारी तो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा मामला है ये। और जो आप एफआईआर पढ़ रहे हैं, और आगे आप पूरी एफआईआर एक बार मेरे दर्शकों को चाहेंगे कि इनको पूरा बता दें कैसे एफआईआर का, जो आप 3 नंबर पे आ गए थे, 3 नंबर के बाद का पूरा किस तरह से सिलसिलेवार ये इसमें दलीलें दी गई हैं, वो भी हम चाहेंगे बताएं। देखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए फाउंडेशन ऑफ द केस। यहीं से सारी चीजों का जिक्र निकलना है, यहीं से जांच शुरू होनी है। और इसमें एफआईआर नंबर कॉलम नंबर 1 पर लिखा हुआ है कि मुकदमा नंबर 0073। दूसरे में लिखा है कि किस अधिनियम के तहत क्या क्या अपराध हुआ है। तीसरे में लिखा है कि अपराध की घटना कब हुई और कब से कब तक है। इसमें कॉलम नंबर 3 के 1 में लिखा है कि 21/11/2020 से 31 जनवरी 2021 तक। ये तो इनके पास अवधि है कि इतना लंबा टाइम में गलत काम हुआ है, गलत काम हुआ। और इस इतने लंबे टाइम के अंदर किसी भी अधिकारी ने ये कोशिश नहीं की कि हम गलत काम कर रहे हैं और तनख्वाह सरकार से सही ले रहे हैं। देखिए, सरकार को उन आदमियों को तनख्वाह क्या, उनको दंड देना चाहिए जो 21 नवंबर से 31/1/2021 तक गलत काम करते रहे। उसके बावजूद अगला जो 3 कॉलम का पैरा है कि सूचना थाने में कब मिली, 13 फरवरी 2021 को 23:50 पर, मतलब रेलवे टाइम से यदि माना जाए तो 11:50 पर ये सूचना थाने में चली गई। जबकि आपने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि 2:30 बजे हमारे पास ओटीपी आया। ये बिल्कुल मिथ्या बातें हैं, इनकी नॉलेज में पहले से सारा काम था। जब इन्होंने देख लिया कि अब कहीं ना कहीं हमारे ऊपर गाज गिरेगी, तो इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। अब उसमें देखेंगे कि थाने से दिशा दूरी बिल्कुल साथ में है। एप्लीकेशन इन्होंने लिखित में दिया है, और लिखित में एप्लीकेशन तब दिया जब इनको पहले इनको पता चला, और बाद में फिर उन्होंने देखा कि अब इस बात को कैसे सुलटाया जाए, तब इन्होंने एक फॉर्मल एफआईआर दर्ज कराई है। और एफआईआर तो पहले भी दर्ज हुई है, 376 की एफआईआर दर्ज होगी। वो जब करनाल पुलिस नाकाम रही उसको करने में, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हम इसकी तफ्तीश नहीं कर सकते। कैथल चला गया, कैथल पता नहीं वो कब तक शांत रहेगी। हम इस विषय पे जो मैं इसी विषय पर आता हूँ। इस एफआईआर का भी ये होगा कि करनाल पुलिस इसकी जांच ना करके, मुझे ऐसा भी लगता है कि कैथल ना भेज जाए, क्योंकि करनाल की तहसील से संबंधित एफआईआर को कैथल पुलिस ही जांच करने में सक्षम है। और करनाल पुलिस शायद कहीं ना कहीं इसमें या तो दबाव में, या मैं वो कारण नहीं बताना चाहता क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं तो वकील हूँ और वकील को कानून के सामने सभी बराबर नजर आते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि करनाल की सीएम सिटी की पुलिस पहली एफआईआर को कैथल भेज देते हैं, और मुझे लग रहा है कि दूसरी भी जाएगी, क्योंकि इसमें 420, 120 भी 467, यदि इन धाराओं का वास्तव में संज्ञान किया जाए तो संज्ञान में तो अधिकारी हैं, हैकर पकड़े जाएंगे बाद में, पहले इनको तो पकड़े जो यहाँ करनाल में बैठे हैं। जो ये नगर निगम का पूरा मामला है, नगर निगम का पूरा एक बंच ऑफ क्रुक्स बोलूंगा मैं, थोड़ा सा कठोर शब्द है, ठगों का जो समूह है, कम से कम उनको तो गिरफ्तार करें। वो गिरफ्तार होंगे तो बहुत चेहरे बेनकाब होंगे। तो अमरीश जी, यदि हम अगले पेज पर जाएं जहां ये सर किया गया, देखिए इसमें ये भी क्लियर कर दें आप मेरे दर्शक, इस खबर को साथ साथ भाई देखते रहना और शेयर करते जाना, लाइक करते जाना। मामला बड़ा ही संगीन है, और किस तरह से एफआईआर के अंदर इस पूरे स्कैम को घुमा दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है करनाल पुलिस इस मामले की जो परखचे उड़ा देगी और जो आरोपी उनको लपेट के लाएगी, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि इस समय करनाल पुलिस की भागदौड़ एसपी गंगाराम पुनिया के हाथ में है। जी अमरीश जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, एफआईआर की जो वेरी फर्स्ट लाइन है ना, उसमें लिखा है कि एफआईआर फॉर क्रिएशन ऑफ इलीगल टेम्परेरी प्रॉपर्टी आईडीज ऑन एनडीसी पोर्टल फॉर द पीरियड ऑफ 21 नवंबर 2020 टू 31 जनवरी 2021। इस बात से ही साफ पता चलता है कि यदि इतने लंबे समय के अंदर कितनी रजिस्ट्रियां किसने की, किसको पकड़ेंगे। और फिर भी एक बड़ा अफसोस की बात है कि पुलिस को भी चाहिए था, जब उनके पास ये दरखास्त गई, पर्चा दर्ज करने से पहले उन्होंने पूछना था कि ये धाराएं लगी और इतना लंबा टाइम है, क्या दफ्तर को ताला लगा हुआ था जो कोई पीछे से चोरी कर गया, या दफ्तर रूटीन में खुल रहा था? यदि रूटीन में खुल रहा था, उस कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी को गिरफ्तार करें, उनको जांच में लें। ये अननोन का नाम तो ये है कि अनट्रेस होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि इसमें जो रिवेन्यू रजिस्ट्री है वो एक करनाल का नहीं, पूरे हरियाणा का मैं ऐसा साधन मानता हूं कि वहां से पैसा कलेक्शन होकर के वो एक वृक्ष के फल की तरह पता नहीं कहां कहां बांटा जाता है। और मेरा जनता के विकास में नहीं, वो निजी विकास में कहीं आता होगा, जनता के विकास में तो ये पैसा
नहीं आता। गोलमाल हो जाता है सब। सब गोलमाल है और ये एफआईआर भी गोलमाल है। अच्छा, बिल्कुल। तो अब इसके बाद आगे बताए क्या क्या सर करते हैं? इसमें तो उनकी एक स्टोरी लिखी है कि ऐसे ऐसे आईडिया हैक होगी और ये 2016 में भाई 2021 में हमारे को शो नहीं आ रहा, डिटेल प्रॉपर नहीं आ रही, इम्प्रॉपर है। ये सारी की सारी एक अपने आप को बचाने का कुछ है। मैं इस एफआईआर को कुछ एफआईआर नहीं मानता। ये सिर्फ ये है, फिर वही बात आ जाएगी, लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। अमृत जी, आप लॉयर हैं, यदि इस मामले की पुलिस तफ्तीश जांच सही ढंग से कर दे तो कितने लोग लपेटे में आ जाएंगे? देखिए, मेरी तो विशेष दरखास्त ये रहेगी, श्री गंगाराम पुनिया जी कानून के बड़े जानकार हैं और उनकी कार्यशैली भी बहुत गंभीर मानता हूं मैं, क्योंकि जिस दिन से वो आए हैं पुलिस प्रशासन ने कभी भी किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि हमारे पुलिस अधीक्षक किसी भी खाने में चूक करने वाले हैं। यदि वो अपने स्तर पर अपनी निगरानी में इस मामले की जांच करें तो मुझे पूरा यकीन है कि 72 घंटे के अंदर वो आदमी तो जरूर पकड़ में आ जाएंगे जिन्होंने इससे गैर लाभ प्राप्त किया है। और वो भी अपने आप आ जाएंगे जब अधिकारी बताएंगे कि ये आदमी आया था, ये अर्जन विस आया था, इसने रजिस्ट्री मार्क करवाई थी। वो सारे के सारे एक लंबी लाइन आ जाएगी और लंबी लाइन आने से कहीं ना कहीं जो ये तंत्र है रजिस्ट्री का, इसमें बहुत बड़ा सुधार होगा। और सुधार हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पुलिस अधीक्षक श्री गंगाराम पुनिया के हस्तक्षेप से। जी, एक अपील मैं कर देता हूं। मैं खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से अपील करता हूं और ये जनता की आवाज़ भी है कि जो करनाल के पुलिस अधीक्षक हैं श्री गंगाराम पुनिया जी, उनके माध्यम से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो जाए तो वो काली भेड़ें भी बाहर आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके बारे में शहर में बहुत बड़ा गुलूमर, बहुत बड़ी चर्चाएं दबी जुबान में चल रही हैं। क्यों अमृत जी, क्या कहे हुए आप? बिल्कुल, आप बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। देखिए, इससे हमारे मुख्यमंत्री जी की भी छवि खराब होती है, सरकार के ऊपर भी निशानियां सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को तो भ्रष्ट कहने में कोई भी गुरेज नहीं करेगा जब इतनी लंबी घटना है, और ये है भी भ्रष्टाचार। और यदि एक बात जिनका जो ये सरकार आई थी और उन्होंने शुरू में कहा था कि भ्रष्ट मुक्त प्रशासन देंगे, आज के दिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार प्रशासन में ही है। जनता की हिम्मत नहीं है कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाए यदि प्रशासन ईमानदार हो। और फिर मैं दोबारा से यही बात कहूँगा, यदि इस मुकदमे की ईमानदारी से जांच हुई तो भ्रष्टाचार का पर्दा भी फाश होगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगेगा। क्योंकि ये रजिस्ट्री कोई एक आदमी की नहीं, करनाल जिले में दिन ब दिन कोई खरीदता है, कोई बेचता है। एक मामले में दो पार्टियां हैं। देखिए, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं या तो दोनों ने किया या दोनों ने नहीं किया, किसी तीसरे ने किया या उनसे करवाया गया। तो ये एक जांच की गहन जांच का विषय है। इसको ईमानदारी से और बिल्कुल राष्ट्र को समर्पित संविधान की जो शपथ लेकर अधिकारी बैठते हैं उस नज़रिए से यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, ऐसी मेरी कामना है और ऐसा मेरा मानना भी है। और मैं अपील भी करता हूं कि जांच एजेंसी जो भी आए इस मामले से मुखर होकर बहुत गहनता से एक राष्ट्रभक्ति के रूप में इस मामले की जांच करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है और पहले भी हुआ घोटाला। और इस करनाल के घोटाले से गुड़गांव में, फरीदाबाद में पता नहीं कितने 6-7 अधिकारी जो सस्पेंड भी हुए थे, और उन 6-7 अधिकारी सस्पेंड होने के बावजूद भी जब करप्शन पर नकेल नहीं लगी तो मुझे लगता है कि हरियाणा का गब्बर सिंह भी कहीं ना कहीं सो चुका है। उस गब्बर का भी अब प्रशासन में कहीं डर नहीं रहा। और मैं अपने गब्बर सिंह से मेरा मतलब है माननीय श्री अनिल विज जी, वो अपनी फोरम में आए और भ्रष्टाचार पर जो उनकी एक कमान है कि मैं अंकुश लगा दूंगा, अंकुश लगाने की कोशिश करें। अन्यथा वो दिन आएगा कि आप लोगों को पब्लिक के बीच में जाकर बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अमृत जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि सरकार को अब मौका मिला है ईमानदारी दिखाने का, तो इसको सिद्ध कर देना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? सरकार को तो मौका पहले दिन से मिला हुआ है। उनकी मंशा है कि वो उस वक्त करें जब चुनाव हो। क्योंकि मैं देखिए, सारे आदमी ऐसे नहीं होते कि जो लोगों की भलाई न चाहें, सारे ऐसे भी नहीं होते कि कहीं अच्छा काम करने वाले हों। लेकिन इस सरकार में अनिल विज जी का नाम तो ऐसा है कि उनको गब्बर के नाम से तो लोग डरते हैं, अधिकारी भी डरते हैं। अब पिछले कई महीने से, विशेषकर 21 नवंबर की जो दिखा रहे हैं, उससे पहले वो पहले कोरोना की चपेट में आ गए, फिर वैक्सीनेशन के ट्रायल में उनको दोबारा तकलीफ हो गई, फिर वो प्रभु की मेहरबानी से अब स्वस्थ हैं। तो कम से कम मेरी यदि उन तक बात जाए, और मैं अपील भी करना चाहता हूं कि इस FIR नंबर 0073 पुलिस स्टेशन सिविल लाइन पर विशेष ध्यान देकर
तफ्तीश कराएं ताकि पानी और दूध का दूध नजर आए और जनता का सरकार में और प्रशासन में विश्वास पुनः जागे। जी जी, ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अमृत बिसियार। और जिस तरह से इस एफआईआर का पोस्टमार्टम आपके सामने कर दिया गया है, इसमें एक सवाल रह गया अमृत जी, केवल मात्र जी जी कि जिन लोगों ने खरीद फिरोख्त की है, क्या वो एक्यूज बन सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने रजिस्ट्रियां लिखी हैं क्या वो एक्यूज बन सकते हैं? इसमें आपकी नज़र में कौन कौन से आरोपी बन सकते हैं? जी सुखीजा जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। इसमें खरीदार और बेचने वाला किसी भी सूरत में मुजरिम नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बनती थी वो दी है, तभी उनकी रजिस्टर्ड हुई है। वो रजिस्टर का पोर्टल एनडीसी गलत था, डुप्लीकेट था या कैसा भी था, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्री कराने के लिए अर्जनवीस को भी पैसे दिए हैं, कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा, उस अधिकारी को भी पैसे दिए हैं जिसने स्टैंप लगानी थी। उनका मुझे नहीं लगता कि कसूर है। कसूर इसमें जो अर्जनवीस हैं, जो क्लर्क हैं, जो पेंसिल से मार्क करते हैं कि ये रजिस्ट्री कर दो, उसके बाद फिर साइन के लिए आती है जब वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं। और विशेषकर नगर निगम जो एनडीसी देता है, ये पहले मुजरिम बनते हैं। खरीद फरोख्त करने वाले मुजरिम नहीं हैं, वो कतई मुजरिम नहीं है, दे आर क्वाइट इनोसेंट। ऐसा पहले भी एक हुड्डा का मामला आया था, उसमें क्या था कि एक ही ड्रॉ के अंदर कई कई प्लॉट अलॉट कर दिए और बाद में एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद सरकार ने अपने आप को आरोप मुक्त करने के लिए आम पब्लिक के खिलाफ, जो अलॉटी थे उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करने शुरू कर दिए। जबकि हमारे माननीय उच्च न्यायालय में वो मुकदमा चला और पूर्ववर्ती सरकार में श्री आवाज सिंह जी हुड्डा, वो हमारे एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने आर्गू भी किया कि ये बहुत बड़ी पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है, और जबकि वो खरीद फरोख्त करने वाले मुजरिम नहीं है। मुजरिम तो वो हैं कि जिन्होंने उन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की कि इसका पहले प्लॉट है या नहीं है। यदि वो वेरिफिकेशन किए बगैर ऐसे ही देंगे तो फिर तो बेलगाम है सारा सिस्टम, कहाँ की पारदर्शिता है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स युग में और आत्मनिर्भर युग में जा रहे हैं, तो आत्मनिर्भर पहले तो सरकार हो, फिर जनता होगी। सरकार ही आत्मनिर्भर नहीं है, उनको पता ही नहीं कि हमारा पोर्टल कहाँ है, हमारा नंबर कहाँ है। तो इसी प्रकार से ये स्कैम है। इस स्कैम को पहले अधिकारियों से जांच छानबीन होनी चाहिए, अधिकारियों को जांच में लिया जाना चाहिए। उसके बाद जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी कम दिया है, उसकी पावर डीसी साहब के पास है, एसडीएम साहब के पास है, उन पे दोबारा पेनल्टी लग करके उनसे रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है, वो एक अलग मामला है। लेकिन खरीद फरोख्त करने वाले मेरी नज़रों में किसी भी सूरत से दोषी नहीं है। दोषी हैं रजिस्टर्ड करने वाले। देखिए, मैंने आपको पैसे एनओसी देने वाले, मैंने, आपने बेचा, मैंने खरीदा, रजिस्ट्री ना हो तो कहाँ कोई पोर्टल हैक ही नहीं हो सकता। पोर्टल हैक हुआ है अधिकारियों के साथ, अधिकारियों की निगरानी में, अधिकारियों की कस्टडी से। तो इसमें पहले नंबर पर अधिकारी दोषी हैं, उसके बाद उससे संबंधित स्टाफ है, और फिर वो भी रजिस्ट्री जो लिखते हैं अर्जनवीस, कहीं ना कहीं छोटा मोटा उनका भी रोल है। जी अमृत जी, इस मामले के अंदर, इस पोस्टमार्टम के अंदर एक बात और बता देता हूँ अमरीश, जो ये पोर्टल आता है उसका एक एडमिन बनाया जाता है। एडमिन यानी कि किसी भी ऑफिसर को एडमिन बना देते हैं और एडमिन को उसके साथ ज्वाइंट कर देते हैं कि जैसे ही इस पोर्टल को ऑन किया जाएगा तो एक ओटीपी जाएगा, और वो जो अधिकारी एडमिन है वो ओटीपी जब वो अपने सबॉर्डिनेट को देगा तब ये वेबसाइट खुलेगी। और आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि 2-2.5 महीने तक ये खेल चलता रहा और ओटीपी आता गया, जाता गया, चलता रहा, मामला चलता गया, और ये मामला आखिरकार रात को 2:30 बजे वाली इंफॉर्मेशन पे ही क्यों खुलता है? ये आपको क्या लगता है? देखिए सर, ओटीपी के बारे में तो आजकल वैसे भी एडवर्टाइजमेंट में भी किसी एलआईसी का, किसी बैंक का, किसी अन्य इंस्टीट्यूशन का, वो बार बार बताते हैं कि हैकर हैं, गलत सूचना भी दे सकते हैं। ओटीपी आप किसी से शेयर तभी करें जब आप उससे अगले से कन्फर्म कर लें कि ये बात जेन्युइन है या नहीं है। और यदि ओटीपी रूटीन में आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं या तो मैं ये समझूंगा कि आप ना समझें, या फिर कहीं आपकी मंशा इस स्कैम को बचाने में नहीं है, उस स्कैम को बढ़ने देने में है। ओटीपी वैसे शेयर नहीं किया जाता, ओटीपी आफ्टर द ऑथेंटिक वेरिफिकेशन ही किसी को शेयर किया जाता है। बड़ा कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड है, और ओटीपी से तो कुछ भी जा सकता है। ये तो अभी रजिस्टर्ड सेल डीड हुई। यदि सरकार के खजाने का कई हजारों करोड़ों रुपए का ओटीपी किसी हैकर के पास चला जाए
तो सरकार कैसे ये कहेगी कि हम दिवालिया हो गए हैं? ये बहुत गहन विषय है। और ओटीपी किसी को वैसे शेयर करना, एक उस अधिकारी की, मुझे नहीं पता कौन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिस ऑफिसर ने, जिस अधिकारी ने ओटीपी पर सिर्फ रात को 2:30 बजे, इस एफआईआर में कहीं जिक्र नहीं है ऐसा। इसमें तो जिक्र कुछ हो रहा है। इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें बीच में होगा, लेकिन जो उन्होंने लिखा है कि सूचना उस दिन दे दी, तो ओटीपी यदि 2:30 बजे भी दिया तो अगले दिन 23:50 पर सूचना देने में पूरा दिन गुजर जाता है। जी, इसमें क्या होता है कि ओटीपी देने के बाद ओटीपी चला गया, वेबसाइट खुल गई, और जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो उसके बाद जो वो काम करता है उसके मैसेज एडमिन के पास चले जाते हैं, उसके मोबाइल के ऊपर चले जाते हैं, और एडमिन के 2:30 बजे तक जो मोबाइल है उसके ऊपर इस तरह के मैसेज आते रहे कि ये पोर्टल चल रहा है, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, एनओसी जारी है। तो ये मामला चलते चलते जब रात को एक अधिकारी की नींद खुलती है भी, ओहो ये क्या हुआ, रात को 2-2 बजे मैसेज आ रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ कैसे हो रही हैं, तब जाके ये मामला खुल जाता है। और इसमें अमरीश जी एक मामला और सामने आया कि एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उनका नाम भी बीच में आ गया, जो यहाँ से 3 महीने पहले शुमंतर हो गया, यहाँ से ट्रांसफर करा के कहीं और चला गया। ये मामला भी बड़ा संदिग्ध है, क्या कहोगे आप? सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हिस्सा होगा, या कोई सलाह होगी, या फिर कल मैं एक डिबेट देख रहा था संदीप चौधरी की, तो वो कह रहे थे कि अब पेट्रोल महंगा हो गया तो आप हमारे पास आएंगे, आपको आने में बड़ा महंगा पड़ेगा। वो बोले नहीं सर, मैं वाईफाई से भी आ सकता हूँ, मैं इंटरनेट से आ सकता हूँ, मैं मोबाइल की व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल से आ सकता हूँ। तो इसी तरह कोई अधिकारी कर्मचारी जो बदल के चला गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो वाईफाई, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, कैसे तो कुछ लिंक होगा। लेट द इन्वेस्टिगेशन बी स्टार्ट, एवरीथिंग विल बी क्लियर। जी अमरीश जी, अगर हम बात करें इस पोस्टमार्टम की, इसकी समरी रिपोर्ट आपके हिसाब से क्या लगती है? सर समरी रिपोर्ट पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने गंगाराम पुनिया जी को बीच में ले दिया, और मुझे आशा है कि समरी रिपोर्ट वो खुद तैयार करेंगे, और मुझे लगता है निष्पक्ष रहेगी। यदि उन्होंने इसमें एक गहन रुचि दिखाई तो ये फेंक जाने वाला मामला नहीं है। ये वार बहुत खतरनाक है, और ये सरकार की गर्दन पर किया गया वार है, और गर्दन पर किया गया वार इरादा कत्ल में आता है। ये संगीन अपराध की श्रेणी में, अटेम्प्ट टू मर्डर। दोस्तों, जो ये एफआईआर का पोस्टमार्टम है, और मामला अटेम्प्ट टू मर्डर, गर्दन पे, सरकार की गर्दन पर वार हुआ है, वार हुआ है, वायर नहीं दोस्तों, वार हुआ है। मैं ये सेंटेंस जान कर आपको थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ कि करनाल में ही आखिर क्यों मामले उजागर होते हैं भ्रष्टाचार के। दोस्तों सॉरी दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, और जो ये पोस्टमार्टम मैंने आपको दिखाया, हम चाहेंगे इस खबर को आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, और कुछ ही देर में हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों एक बार मैं अमरीश जी आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं चाहूँगा कि आप भी अपील करें इस खबर को अधिक से अधिक देखा जाए। सर आपका और अब तक टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दर्शकों से ये अपील करूंगा कि एक जनहित में स्कैम जो हुआ है, इसको जनहित में आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हो सकता है करनाल की तरह हरियाणा के अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी ऐसे ही हैक हुआ मिले, और बाद में सूचना मिले कि वहाँ भी हैक हो गया था। ये एक जनहित के लिए जानकारी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। जी अमरीश, एक बात क्लियर कर दे, ये स्कैम जो है ना, ये जनहित में नहीं हुआ है। नहीं, जनहित को, स्कैम को खत्म करने में जनहित में साथ दें। जी बिल्कुल ठीक बात है। सॉरी यदि मेरे से पुष्टि गलत होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनहित को ध्यान में रखकर इस स्कैम को खत्म करने में आप सहयोग करें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी दोस्तों, कई बार गड़बड़ हो जाती है, उसको शब्दों का खेल है, अन्यथा मत लें। जो सत्य है वो सत्य हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।